रही है, सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गलवान घाटी में सरकार ने सेना को चीन के आक्रामक रवैये से निपटने की दी छूट। दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के लिए कोर कमांडरों के बीच हो रही है बैठक। प्रदेश के मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मिले 605 मामले। मुख्यमंत्री ने 1 लाख टीम बनाकर अभियान चलाकर स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा को दी सशर्त अनुमति। मंदिर प्रबंधन बोर्ड और ओडिशा सरकार सख्त प्रावधान के साथ रथ यात्रा निकालने पर करे विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरू करने का प्रदेश के 31 जिलों को मिल रहा है लाभ। लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो रहा है रोजगार। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव अपनी चरम में पहुंच गया है। एलएसी पर जारी तनाव को कम करने के लिए आज फिर भारत और चीन के बीच चुशुल माल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई। आज सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू हुई थी। रक्षा मंत्री आज मास्को रवाना होने से पहले कल चीफ ऑफ डिफेंस जनरल स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ लद्दाख में हालात पर विस्तृत चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की और सशस्त्र बलों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की सेना के किसी भी प्रकार के आक्रामक रवैये से निपटने के लिए पूरी छूट दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमा की रक्षा के लिए भारत अब से अलग सामरिक तरीके अपनाएगा। उन्होंने शीर्ष सेना अधिकारियों को जमीनी सीमा, हवाई क्षेत्र, रणनीतिक समुद्री मार्गों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस बीच वायुसेना प्रमुख चीफ मार्शल भदौरिया ने कहा कि नियंत्रण रेखा पर किसी चीनी चुनौती से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों को देखते हुए ही भारतीय सेना ने लद्दाख क्षेत्र में हवाई गश्त को बढ़ा दिया है। प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 605 नए मामले सामने आए हैं। अब एक्टिव मरीजों की संख्या 6152 हो गई है। जो लोग उपचारित होकर स्वस्थ हो गए हैं उनकी संख्या प्रदेश में 11,601 है। स्वस्थ होने वाले लोगों की दर 63.31% हो गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 569 लोगों की मृत्यु हो गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 605 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6152 और जो अब तक मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 11,601। अब हमारे डिस्चार्जेस का प्रतिशत 63.31% हो गया है, 63.31%। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में से कुल 569 लोगों की मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 6,252 लोगों को रखकर उनका इलाज किया जा रहा है। इसमें जो संक्रमित लोग होते हैं उनका इलाज हम करते हैं आइसोलेशन वार्ड्स में, और जो सारी के पेशेंट्स होते हैं, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के पेशेंट होते हैं, उनको भी हम आइसोलेट करके उनका हम इलाज करते हैं। उनका हम सैंपल लेकर के उसकी जांच वगैरह कराते हैं, लेकिन उस समय उनको हम आइसोलेट करते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7,502 लोग रखे गए हैं और इनके सैंपल लेकर के इनके संक्रमण की स्थिति का परीक्षण करके अंदाज लगाया जाएगा। उसके पश्चात इनकी उपयुक्त चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर काफी गंभीर हैं। आज उन्होंने अपनी टीम 11 की बैठक में निर्देश दिए हैं कि 1 लाख टीमों को गठित कर कोरोना के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जाए। गांव से शहर तक इस तरह डिजाइन किया जाए कि स्क्रीनिंग के लिए कोई भी व्यक्ति छूटने न पाए, जिससे कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में उत्तर प्रदेश विजयी हो सके। मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिया है कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर जिले में एक बृहद अभियान जो है स्क्रीनिंग का चलाएं और इस बृहद अभियान के तहत चिकित्सा विभाग को और सभी फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इसकी कार्य योजना बनाते समय 1 लाख टीमों को जो है कम से कम 1 लाख टीम गठित करके इस पूरे अभियान को स्क्रीनिंग को चालू किया जाए। स्क्रीनिंग में जो भी लोग संदिग्ध पाए जाएं उनके तुरंत उनको जो है चिकित्सा और उनके उपचार के लिए व्यवस्था की जाए। आप सब जानते हैं कि स्क्रीनिंग में इंफ्रारेड थर्मामीटर, स्क्रीनिंग में पल्स ऑक्सीमीटर, स्क्रीनिंग में पूरा सावधानी बरतते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है। तो इस पूरी व्यवस्था और इस अभियान को चलाने के लिए उन्होंने निर्देश आज दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ये जो स्क्रीनिंग का कार्य करने का आदेश दिया है, इस पे ये कहा है कि पूरा ज्योग्राफिकली पूरा एरिया कवर हो जाए, यानी मैप ऐसा बने कि हर घर जो उस क्षेत्र में पड़ता है, उस गांव में पड़ता है, वो कवर हो जाए। शहरी क्षेत्र है तो पूरा वार्ड कवर हो जाए। ये निर्देश उन्होंने दिए हैं और ये कहा है कि स्क्रीनिंग ऐसी हो जो प्रभावशाली हो, केवल कहने सुनने मात्र पर ना हो। एक्चुअली जो है टेम्परेचर लिया जाए, बहुत जल्दी लिया जा सकता है। एक्चुअली ऑक्सीजन कंटेंट लिया जाए। ऑक्सीजन कंटेंट अक्सर जो बहुत मरीज ऐसे होते हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में होते हैं, उनका ऑक्सीजन काफ़ी कम हो जाता है बॉडी में और तुरंत नापा जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है चिन्हित करके आगे लाया जाए। ये बृहद अभियान चिकित्सा विभाग ने चला रखा। अब इसको व्यापक रूप से और 1 लाख तक की जो है टीमों को गठित करने का निर्देश आज दिया उन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को सशर्त अनुमति दी है। कोर्ट में 18 जून के आदेश में बदलाव किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि मंदिर प्रबंधन बोर्ड और उड़ीसा सरकार सख्त प्रावधान के साथ रथ यात्रा कराने पर विचार करे, जिसमें आम जनता शामिल न हो। उड़ीसा सरकार ने कहा कि वो केंद्र के साथ समन्वय रखेगा। आजमगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र कोटवा आजमगढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। केंद्र पर स्थापित सभी प्रदर्श इकाइयों का अवलोकन करने के बाद केंद्र द्वारा किसानों के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कृषि की लागत कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से केंद्र पर स्थापित कृषि तकनीकी सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने केंद्र में उन्नत प्रजाति के बीज, कृषि संबंधी साहित्य, जनपद के कृषि उद्यमी व प्रगतिशील किसानों की सफलता की कहानी तथा अन्य तकनीकी सूचनाओं का एकत्र करने के निर्देश दिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सहयोग से केंद्र पर संचालित परियोजना फसल अवशेष प्रबंधन, डीबीटी, बायोटेक किसान हब, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा तथा सीरियल सिस्टम इनिशिएटिव फॉर साउथ ईस्ट एशिया आदि की प्रगति पर भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जनपद के अत्रौलिया के भदिया में संचालित दुग्ध उत्पादन डेयरी की दयनीय स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले उन्नाव के क्वारंटीन में रखे गए जिन प्रवासी मजदूरों के काम से प्रेरणा लेकर गरीब कल्याण योजना देश भर में लागू की थी, उन प्रवासी मजदूर बंधुओं को उन्नाव के जिलाधिकारी ने जिला कलेक्ट्रेट में बुलाकर प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने इन दोनों मजदूरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपहार में दिया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने हसनगंज के ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। उन्नाव की यही श्रमिक क्वारंटीन के दौरान विद्यालय की रंगाई पुताई करते लोगों को ये संदेश दिया था कि आप अपने गांव में रहकर भी काम कर सकते हो। जनपद के हसनगंज ब्लॉक के नारायणपुर गांव के प्राथमिक पाठशाला में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था। वहां हैदराबाद से जो प्रवासी श्रमिक आए हुए थे, उन्होंने क्वारंटाइन अवधि में ही उस विद्यालय की साफ सफाई, रंगाई पुताई करके विद्यालय का स्वरूप ही बदल दिया था। और इस कार्य को हम लोगों ने
अपने उच्चाधिकारियों तक भी पहुंचाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान के उद्घाटन के अवसर पर इस कार्य का जिक्र किया गया था और इस कार्य की प्रशंसा की गई। ये निश्चित रूप से जनपद के लिए, जनपद के प्रत्येक नागरिक के लिए और यहाँ सभी अधिकारियों के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इसी के दृष्टिगत इन श्रमिकों को और वहाँ के प्रधान और वहाँ जो अधिकारी कर्मचारी थे आज सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। आज उन्हीं को हम लोगों ने सम्मानित किया है। श्रावस्ती बीजेपी विधायक रामफेरन पांडे ने चीन और भारत के LAC पर हुए विवाद में शहीद हुए भारत के जवानों पर दुख जताते हुए अपने निजी फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जनपद के मल्हीपुर में भाजपा के घर घर अभियान में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के श्रावस्ती विधायक रामफेरन पांडे ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाया। वहीं लोगों को सैनिटाइजर और मास्क देकर कोरोना जैसी महामारी से बचने के उपाय बताए। भारत और चीन सीमा पर शहीद हुए भारतीय सैनिकों को अपने निजी फंड से 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। आपको बताना चाहूँगा कि जिस बहन का सिंदूर उजड़ा है और जिस माता का गोद खाली हुआ है और ऐसे मासूम बच्चे जो अपने पिताजी को देख भी नहीं पाए हैं और वो शहीद हुए हैं, वो धन्य है, पूजनीय है, वंदनीय है, प्रार्थनीय है और उनकी कुर्बानी हमारा देश हमेशा याद रखेगा। उस कड़ी में मैंने 20 लाख रुपए देने की PF फंड में घोषणा किया। उसको जल्द ही हम यहाँ से अपने खाते से अपने निजी खर्चे से 20 लाख रुपए उन शहीद जवानों के याद में मैं देने का काम करूँगा। और जिस तरीके से उन लोगों ने बिल्कुल लड़ते लड़ते और अपने प्राणों की आहुति दे दिया है देश की अखंडता और एकता के लिए, उस परिप्रेक्ष्य में हमारा देश आज की तारीख में सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि जो चीन ने हरकत किया है, नादानी और बचकानी हरकत किया है, इसको भारत कभी माफ नहीं करेगा। लखनऊ पुलिस और सर्विलांस सेल के संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से लग्जरी 4 पहिया गाड़ियों को बरामद किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बरामद गाड़ियों की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त गाड़ियों के इंजन व चेचिस नंबर को चोरी के वाहनों में लगाकर ये लोग गाड़ियों को बेचा करते थे। कि जो डेटाबेस हमारे हाथ लगा है, जो जानकारी प्राप्त हुई है, 5 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें एक वह व्यक्ति है जो 3 मूवी में एक्टिंग कर चुका है, इज एन एक्टर और एंड अ जर्नलिस्ट सपोजिटली। जो दूसरा व्यक्ति है वो बैंकॉक में या तो होटल बना लिया है या बनाने की कोशिश में, एंड ही हैज कन्फेस्ड किसी पैसे से को यूज़ किया है ओवर द ईयर्स। इस तरह के लोग हैं, बहुत हाई प्रोफाइल इन द सेंस पैसे वाले भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी अभी और विस्तृत जानकारी की जा रही है। एज ऑफ नाउ यह 50 गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं जो फॉरेंसिक्स ने जांच की है। ये सभी चोरी की गाड़ियाँ हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि इनको कनेक्ट करने के लिए कि ये कहाँ से चोरी हुई और पूरा मोडस ऑपरेंडाई कैसे इन लोगों ने इसको ऑपरेट किया है ओवर द ईयर्स पूरे इंडिया में इस काम को करने के लिए। गोरखपुर में कोरोना महामारी से लॉकडाउन होने के कारण लोगों के सामने नौकरी के साथ खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अप्रैल मई जून 3 महीने तक 5 किलोग्राम प्रति यूनिट राशन और 1 किलो चना देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की गई है। इसी के अंतर्गत लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट की दर से राशन दिया जा रहा है। लोग तीसरी बार जून माह का राशन पाकर बहुत ही खुश हैं और सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा गांव तक पहुंचाया गया राशन पाकर हम लोगों की समस्या का समाधान हो गया है। चावल जो है फ्री कर दिया जा रहा है, 1 यूनिट पर 5 किलो और 1 कार्ड पर 1 किलो चना। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। सैनिटाइजर से कार्ड होल्डरों को जो है हाथ साफ कराया जा रहा है। मशीन पर भी हर 2-3 के बाद जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और एक दूसरी दूरी बना करके जो है वितरण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा जो 5 किलो पर यूनिट का चावल मिल रहा है 3 महीने से हमें प्राप्त हो रहा है। इस बार भी हमें जो कि ये तीसरा महीना है 5 किलो पर यूनिट का चावल और 1 कार्ड पे 1 किलो चना हमें प्राप्त हुआ
उदासन कोटा है, वहाँ से हमको 30 किलो चावल यूनिट के हिसाब से मिला है और 1 किलो चना, जो कि हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस संकट में बहुत ही मदद हुआ है और लोगों को बहुत सुविधा इससे मिला है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण में जनपद अलीगढ़ में प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा योजना वरदान साबित हो रही है। जिले के 887 ग्राम पंचायतों में से 688 गांव में 987 जगहों मनरेगा के कार्य संचालित हैं। इसके जरिए बाहर से आए हजारों प्रवासी मजदूरों को काम मिल रहा है। जिले में मनरेगा के तहत लगभग 50,000 लोग काम कर रहे हैं। इन मजदूरों को जिले में विलुप्त हुई नदियों के जीर्णोद्धार का कार्य, तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य, चक्रोडों का कार्य कराया जा रहा है। इन मजदूरों को प्रतिदिन 201 रुपए कार्य के बदले मजदूरी मिलती है। वहीं डीसी मनरेगा का कहना है कि बाहर से आए प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के काम दिए जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मनरेगा के जरिए काम मिला है। बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से मजदूर जो कि बाहर के प्रदेशों से यहाँ पे वापस आए थे, उनका हम लोगों ने चिन्हीकरण कराया और मौके पे ही जो अकुशल श्रमिक थे उनको जॉब कार्ड दिलवाया। और जो इस तरह के काम है, जैसे नदियों के पुनरुद्धार है, तालाब निर्माण है, गूल सफाई है और चक्रोड है, ऐसे कामों पर, नज़दीक के कामों पर उनको लगाया। और मनरेगा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का आह्वान किया था, उसके तहत हम लोगों ने अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे रोजगार पे लगाया है। आज जनपद में लगभग 40 से 50 हज़ार के बीच में डेली श्रमिक मजदूर लगे हुए हैं इस योजना के तहत। और प्रवासी मजदूर भी जहाँ तक उसकी बात है, लगभग 5 से 6 हज़ार ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस योजना के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इनको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। इनको मास्क भी उपलब्ध कराए गए और सैनिटाइज करने के लिए समय समय पर इनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं। इनको बताया जा रहा है, जागरूक कराने के बाद इनसे काम कराया जा रहा है। मनरेगा में इनको काम मिल रहा है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। मेरा नाम अमित है, मैं गुजरात में काम कर रहा था। लॉकडाउन के चलते मैं घर पर आ गया, मुझे घर पर मनरेगा काम मिल गया है। मेरा नाम साजिद है, मैं लॉकडाउन से पहले जयपुर में जॉब करता था। लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर आ गया अलीगढ़, और मुझे कोई काम न मिलने की वजह से प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली नरेगा में काम वाला, वो कार्ड बनवाया और मैं काम कर रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे रोज़गार मिल रहा है और घर का खर्चा चल रहा है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय उद्योग धंधों की सुस्त हुई रफ्तार के कारण हजारों की संख्या में प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौटे हैं। ऐसे में श्रमिकों के आगे रोजगार की समस्या न उत्पन्न हो, इसको लेकर मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। लघु उद्योग भारती के अंतर्गत आने वाली निर्यात फर्मों ने अपने यहाँ श्रमिकों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर श्रमिकों को रोजगार देना शुरू कर दिया है। वहीं श्रमिक भी अपने घरों के पास रोजगार मिलने से बहुत अधिक खुश हैं। उनका कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत की बदौलत ही संभव हुआ, जो उनको उनके ही शहर में रोजगार मिल रहा है। दिल्ली में काम करता था और सब लॉकडाउन की वजह से वहाँ के सारे होटल बंद हो गए, काम धंधा कुछ बचा नहीं, तो फिर वहाँ से मुझे मुरादाबाद आना पड़ा। जैसे तैसे करके मैं आ गया मुरादाबाद, और लॉकडाउन की वजह से वहाँ तो कोई काम नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है पीतल के कारखाने में मैं काम करने लग गया हूँ। और पीतल के कारखाने में काम करते करते अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं किसी की नौकरी ना करूँ और कारखाना अपना खोल लूँ और अपने ही कारखाने से अपना जीवन यापन करूँ। लगता है कि अब जो है सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए और बहुत अच्छा सुविधा देने चाह रही है, इसलिए हम जो है काम कर रहे हैं और हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है। मुरादाबाद में लघु उद्योग भारती ने जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिए हैं। जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन करा दें और कोशिश करी जाएगी कि जितने भी मैक्सिमम प्रवासी मजदूर हैं उनको जगह जगह फैक्ट्री में काम दिलाया जा सके, जिससे बेरोजगारी खत्म हो। मेरठ के सरकारी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की ऑपरेशन कायाकल्प से काया ही बदल गई है। स्कूलों को आधुनिक रूप से रंगाई पुताई के साथ आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्य विकास अधिकारी ईशा दोहन ने बताया कि मेरठ जिले में 1342 स्कूलों में से 1106 स्कूलों की मिशन कायाकल्प के अंतर्गत सूरत ही बदल गई है। इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मिशन कायाकल्प में मेरठ जिले ने दूसरा स्थान भी प्राप्त किया है, जिसके अंतर्गत विशेष रूप से स्कूलों में कोविड-19 जैसी महामारी से बच्चों को बचाने के लिए हाथ धोने के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शौचालय में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मल्टीपर्पज हैंड वॉश, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड के अलावा स्वच्छ पेयजल भी
उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत हम स्कूल को सुदृढ़ीकरण कर रहे हैं। जो उसकी अवस्थापना स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर है, चाहे वो ब्लैक बोर्ड से संबंधित हो, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे वो पेयजल से संबंधित हो, विद्युतीकरण हो, फर्नीचर हो, इन सभी चीज़ों का हम ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से स्कूल को शुद्धिकरण हम इसमें पूरा कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम आने वाले जुलाई तक हम ये इन लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मल्टीपल हैंड वॉश पे विशेष हमारा ध्यान है, क्योंकि इसमें हर स्कूल में लगना जरूरी है, क्योंकि जो कोविड की जो महामारी जो फैल रही है, आगे स्कूल खुलेंगे, बच्चों को हैंड वॉश करने में आसानी हो जाए, सफलतापूर्वक बच्चे इस काम को कर सकें। बलरामपुर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत मिल रहा राशन लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन यापन में बहुत बड़ी सहूलियत दे रहा है। जिले के 15 लाख से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शहर क्षेत्र के 22,446 राशन कार्ड द्वारा 1,12,093 लोगों को जहां निःशुल्क राशन उपलब्ध हुआ है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के 3,13,271 राशन कार्ड के द्वारा 14,14,813 लोगों को निःशुल्क चावल व चना मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान अभी ठीक तरह से काम धंधे मजदूरी नहीं शुरू हो पाई है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा ये सहायता दिए जाने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मेरा नाम भिखारी चौहान है। हम कालिकतान में रहते हैं और हमको हर महीने 2 महीना से हमको फ्री राशन मिल रहा है। हमको मोदी सरकार ने बचा लिया, गरीबों के लॉकडाउन में हम लोगों को सुरक्षित बहुत किया। मेरा नाम अनिल है। जो सरकार दिया हमको लोग को, गरीब लोगों को गल्ला और फिर भी चना और कुछ पैसा कौड़ी जो दिया, जो सरकार सही किया। उसके बाद में मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत आभारी हूँ कि लॉकडाउन में जब सारे काम धंधे बंद थे, उन्होंने सभी गरीब, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए फ्री में राशन दिया और इस वजह से हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उनके। भैया हमारा नाम रघुवीर सिंह है। हम ग्राम कालीथान बलरामपुर देहात के रहने वाले हैं और सरकार ने जो लॉकडाउन में फ्री राशन देने की योजना चलाई थी, उसका हमको लाभ मिला है। इसके लिए हमें मोदी जी और योगी जी दोनों को हम धन्यवाद देते हैं। जी सर, मेरा नाम है राजेश गोस्वामी और मैं कालिकथान गांव का रहने वाला हूं। मेरा ज़िला बलरामपुर लगता है, पोस्ट बलरामपुर, तहसील बलरामपुर। और ये जो मोदी जी हम लोगों को इस लॉकडाउन में राशन दिए, हम लोगों को चना मिला, चावल मिला, गेहूं मिला, जो भी मतलब मिला, इसी तरीके से मोदी जी हम लोगों का ध्यान दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश में योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देकर एक रिकॉर्ड बनाया है। बीते 3 वर्षों में सरकार ने 1,325 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है। इतना भुगतान पिछली सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में भी नहीं किया। वहीं बाराबंकी जिले के गन्ना किसानों को भी इस कोरोना संकट के समय गन्ना के बकाया भुगतान मिलने से खुशी है। गन्ना किसान सरकार के इस प्रयास की सराहना कर रहे हैं। इस सरकार में किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान 15-20 दिनों में आ जाता है। किसानों ने सरकार से गन्ने के मूल्य बढ़ाने का आग्रह भी किया। मैं गन्ने की खेती बहुत सालों से करता आ रहा हूं और गन्ना अभी गन्ने की खेती करता हूं। गन्ने का समय से पर्चियां भी आती हैं और मैं इसका भुगतान भी हम लोगों को समय से मिल जाता है। हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसा मिल जाने से कोई किसान, सभी लोग खुश हैं और इस सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। गवर्नमेंट योगी सरकार ने जो कार्य किया है वो बिल्कुल पूर्णतः अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो 3 साल की सरकार है, ये इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है। बहुत सालों से गन्ना की खेती कर रहे हैं। जिस तरीके से इस सरकार में पैसा गन्ना का भुगतान हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत का काम कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से फतेहपुर जिले में समूह की जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। कोरोना संकट काल में भी इन महिलाओं के द्वारा मास्क, इन्वर्टर, एलईडी बल्ब व सोलर असेंबलिंग का काम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अकुशल महिलाओं द्वारा प्रशिक्षण लेकर सोलर शॉप व रिपेयरिंग सेंटर खोले गए हैं, जो इन महिलाओं की आजीविका का साधन बन रहे हैं। इस काम से वो न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हैं, बल्कि गांव के विकास में भागीदार भी बन रही हैं।
जो हमारी महिलाओं के द्वारा जो मास्क बनाए गए थे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। अभी फ़िलहाल जो मैंने मास्क पहन रखा है ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ है और लगभग 20,000 मास्क का जो डिमांड है वो अन्य ज़िलों से तथा फ्लिपकार्ट या अमेजन के माध्यम से भी महिलाओं के पास आया। तो कुल लगभग लॉकडाउन के दौरान 60,000 का सेल हुआ है। इसके अतिरिक्त जो हमारी महिला समूह हैं उन्होंने LED बल्ब बनाने का काम किया है। सौर ऊर्जा से जो इमरजेंसी लाइट्स हैं और लालटेन वगैरह है इसमें भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं हमारी महिलाएं। मास्क का जो कार्य है ये जिला प्रशासन की तरफ से 25,000 मास्क का जो ऑर्डर हमारे NRLM डिपार्टमेंट को दिया गया था उसमें से उसी के माध्यम से जो है हमारी दीदियाँ जो है मास्क बना रही हैं और ख़ुद से भी कुछ मास्क बना रही हैं जिनका ये दुकानों पे मेडिकल स्टोर्स पे भी सप्लाई करती हैं और ऑनलाइन भी अपने जो शॉपिंग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन वगैरह पे भी बेचती हैं। जब से मतलब इस समूह में और इसके बाद बल्ब है, झालर है, इन सब चीज़ें बना के हम लोग बेचते हैं। गांव में भी काफ़ी बिक्री होती है, मार्केट में भी बिक्री होती है और घर में बहनें भी समूह की खरीदती हैं और रिश्तेदारों में लोग लेते हैं। तो इस तरह करके जैसे सबको मालूम होता है तो हर आदमी इसको खरीदता। ललितपुर जिले में मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भारी संख्या में आए टिड्डी दल की जानकारी के बाद कृषि विभाग की कार्रवाई में अधिकांश टिड्डियों को मार दिया गया है। जिले में टिड्डी दल के आने की सूचना प्राप्त होने पर कृषि विभाग की टीम द्वारा पीछा कर बिरधा विकासखंड के तोर ग्राम में करोड़ों की संख्या में टिड्डी दल को दवा छिड़काव कर नियंत्रण किया। इस कार्रवाई में 60 से 70% तक टिड्डी दल को समाप्त करने में सफलता मिली है। टिड्डी दल शिवपुरी के बसवा से हमारे जिले में प्रवेश किया। अच्छा। तो लगातार हमारे और हमारी टीम की तरफ का लगातार पीछा किया गया। इसको हम लोग वहाँ से जखौरा से हम लोग लेके आए और ये लगभग 5:30 के आसपास कल्याणपुरा गौशाला के बनाने लगा। तो हम लोगों को अंदाज लग गया ये हमारे यहाँ जिले में स्टॉप करेगा। फिर हम लोगों ने इसकी गहन निगरानी की तो ये ग्राम तोर में आके बैठ गया और ये काफ़ी बड़ी मात्रा में स्वार्म था जो यहाँ बैठ गया था और इसे हम लोग बैठते ही आइडेंटिफाई कर चुके थे। थोड़ी सी आंधी आई थी, आंधी का थोड़ा सा स्वार्म डिस्टर्ब हुआ लेकिन हम लोगों ने रात में टॉर्च की रोशनियों से और गांव वालों की मदद से इसे आइडेंटिफाई कर लिया। लगभग हम लोगों ने जितना बड़ा स्वार्म था 60 to 70% हम लोगों ने इसे यहाँ नष्ट कर दिया है। सोनभद्र जिले के रेहन बांध, मुक्खा फॉल, सोन इको पॉइंट, मिनी गोवा कहा जाने वाला अबाड़ी या फिर हाथी नाले का बायो पार्क इन दोनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्थानों पर प्रकृति का अनुपम नजारा लोगों को आकर्षित करते हुए पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान भी आकर्षित कराती है। पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करना न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि आम आदमी के लिए भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की संभावनाओं को बल देता है। मौजूदा समय में इन स्थलों पर लोगों का जमावड़ा शुरू होने लगा है और लोग इसका भरपूर आनंद उठाते नजर आ रहे हैं। लोगों का मानना है कि जिले के इन स्थलों को सरकार यदि पर्यटन की दृष्टिकोण से बढ़ावा दे तो निश्चित रूप से आम आदमी और सरकार दोनों को लाभ पहुंचेगा। जनता अगर यहाँ आए मारकुंडी घाटी पे तो ये स्वर्ग जैसा नज़ारा देखे और ऐसा ही नज़ारा हमारे सोनभद्र में कईयों है। अगर यहाँ सुंदरीकरण किया जाए तो स्वर्ग से सुंदर है। यहाँ पे हिल स्टेशन जाने की जरूरत लोगों को नहीं पड़ेगी। सोनभद्र में कई ऐसे जगह हैं जैसे एक अगोरी क्षेत्र है, एक आपके रेहन डैम है और आपके मुक्खा फॉल है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हमारी सरकार चाहे तो हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा विकसित कर सकती है, पर्यटन स्थल बना सकती है। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। पर इसे और डेवलपमेंट की और मेंटेनेंस की ज़रूरत है। जैसे हम दूसरे सिटीज़ में जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मसूरी, मनाली, शिमला घूमने, तो वो सारा भी यहाँ पर मिलेगा इस जगह पे सोनभद्र में। पर उसे उस हिसाब से डेवलप नहीं किया गया, टूरिस्ट इधर अट्रैक्ट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। गलवान घाटी में सरकार ने सेना को चीन के आक्रामक रवैये से निपटने की दी छूट। दोनों देशों के बीच तनाव घटाने के लिए कोर कमांडरों के बीच हो रही बैठक।
प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के मिले 605 मामले। मुख्यमंत्री ने 1 लाख टीम बनाकर अभियान चलाकर स्क्रीनिंग करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ की यात्रा को दी सशर्त अनुमति। मंदिर प्रबंधन बोर्ड और ओडिशा सरकार सख्त प्रावधान के साथ रथ यात्रा निकालने पर करे विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना के शुरू करने का प्रदेश के 31 जिलों को मिल रहा है लाभ। लोगों को गांव में ही उपलब्ध हो रहा है रोजगार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती ही नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन